नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते अंजू जी। डॉक्टर साहब, पंजाब में क्या चल रहा है? एक तरफ तो रोना रोया जा रहा है कि बाढ़ के बाद केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है, जबकि वहां पर जो डिजास्टर के लिए फंड रखा जाता है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया पिछले 3-4 साल में भगवंत मान सरकार ने। पंजाब में यदि एक उपलब्धि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की एक उपलब्धि यदि गिनी जाए तो वो ये है कि दिल्ली में जो इलेक्शन ये लोग हारे, दिल्ली स्टेट इलेक्शंस, उसके बाद उन बाशिंदों को पार्टी के मुखिया केजरीवाल और उनके बाशिंदों को इन्होंने वहां पे रिहेबिलिटेट कर दिया, उनको वहां बसा दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी। अदरवाइज आप पंजाब में देखिए, पंजाब में ना तो इनसे पार्टी संभल रही है ना इनसे सत्ता संभल रही है। पंजाब में पिछले 3.5 सालों में, मार्च में 3 साल हो गए थे अभी, उसके बाद 6 महीने हो चुके हैं। 3.5 सालों में यदि निगाह मारी जाए या निगाह डाली जाए तो आप ये पाएंगे अंजू जी कि पंजाब में करप्शन ज्यों की त्यों है। खान माफिया, सैंड माफिया, इलीगल माइनिंग, शराब की प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम, वो तो वहीं की वैसे बनी हुई है। और उसके ऊपर पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट। आईएसआई को हमेशा वहां पे मौका चाहिए। कुछ ना कुछ पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो इस फिराक में बैठी रहती है कि पंजाब में थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो, हम उसका फायदा उठाएं। तो पैंथिक पॉलिटिक्स चलती है, पंथ के नाम पे वहां पे धर्म की राजनीति चलती है। इन सब चीजों के बाद, इन सब चीजों में तो कुछ किया नहीं इन्होंने। पंजाब की पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी इसलिए आई थी कि लोगों ने कहा कि चलो हम जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है, अकाली दल की जो धर्म की राजनीति है पंजाब में, कांग्रेस की, इन सब से तंग आके उन्होंने कहा कि चलो एक नई पार्टी को स्थान दिया जाए, एक नई पार्टी को मौका दिया जाए। बट ये तो वैसे कि वैसे निकले, इन्होंने कोई वहां पे कुछ कंट्रोल नहीं किया। अब देखिए ना, पंजाब में जो इस वक्त फ्लड्स आई हुई है, लगभग 2000 गांवों में फ्लड्स की प्रॉब्लम आई है 1988 के बाद। ये अपने आप एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम है पंजाब में। फ्लड की प्रॉब्लम है। भगवंत मान ये बोलते हैं पीएम मोदी साहब को कि आप हमें 20,000 करोड़ का पैकेज दीजिए फ्लड रिलीफ का। लेकिन अभी पंजाब की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने बताया है, खुलासा किया कि 12,000 करोड़ रुपए जो इनको स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नाम पे मिले थे, एसडीआरएफ के नाम पे, वो ज्यों की त्यों पड़ा है। एंड भगवंत मान इसका जवाब नहीं दे पा रहे। पंजाब की अपोजिशन पार्टियों ने क्लेम किया है कि ठीक है, पंजाब में प्रॉब्लम है, इस वक्त बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है फ्लड्स की, लेकिन 2023 तक इनको 9,000 करोड़ का स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि अगले साल बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया। एंड 2025 में दैट हैज रीच्ड 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए इनके पास पड़े हैं। एंड उसके बाद ये कहते हैं कि हमें पैसा दो आप। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार की अनियमितता, अनैतिकता, एंड टोटली जिसको कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को कोई लेने देना ही नहीं है। उनको यही नहीं पता पंजाब के गवर्नमेंट को कि काम कैसे करना है वहां पे। भगवंत मान का जो बैकग्राउंड है वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से उनको सुबह उठ के उनको उनका दिन ही नशे से शुरू होता है, शराब के नशे से। तो लोग अब हेड्स पे हैं। और उधर पंजाब में जो दिल्ली के दरबार आके बैठ चुका है, केजरीवाल वहां बैठे हैं, सिसोदिया वहां बैठा है, विभव को तो उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर ही बिल्कुल पीए बना के बिठाए हुए, उसको सिर पे बिठाए हुए भगवंत मान के पंजाब में। तो आप समझ सकते किस किस्म का यहाँ पे एक मतलब इनका जो ताना बाना है वहां पे टोटली मेस्ड अप। और ऐसे में जब असक्षम सरकारें जब आती हैं और जब उनको काम करना नहीं आता, ना उनकी इंटेंशन होती है, तो ऐसे में कोई भयंकर आपदा आ जाए जैसे फ्लड्स की प्रॉब्लम, तो आप समझ सकते हैं कि अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन सर, ये 12,000 करोड़ रुपए आपके स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पड़े हुए हैं, ये इनको पता नहीं था? क्योंकि सरकार चलानी तो आती नहीं है, इसलिए ये वहां रखे हुए हैं, या फिर इसका कहीं मिसयूज हुआ है? अगर भगवंत मान इस पर कोई भी सफाई देने से बच रहे हैं तो वजह क्या हो सकती है? क्या ये इतने इनोसेंट हैं, इनको पता ही नहीं था कि इस तरह से रिलीफ फंड आता है केंद्र सरकार की तरफ से जिसका इस्तेमाल करना होता है? जो पार्टियां सत्ता में आने के बाद, देखिए सत्ता को चलाना भी एक कंपनी को जैसे सीईओ चलाता है।
वो चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे उसमें 2 एम्प्लॉयज हो, चाहे उसमें 5,000 एम्प्लॉयज हो, बट अल्टीमेटली कंपनी चलाना, सत्ता चलाना इज लाइक सेम गेम, बॉल गेम है। अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम क्या बनाए हुए हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी क्या है, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ लगाया जाएगा। तो जब ये जो इस किस्म की पार्टियां जो आती हैं सत्ता में, जिनको सत्ता का अनुभव नहीं होता, गवर्नमेंट चलाने का अनुभव नहीं होता, और न ही वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सत्ता पे ध्यान देते, ये लोग अपनी पॉलिटिक्स खेलने लग गए ना। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को आप 2 ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एफिशिएंट सीएम उसको चला के दिखाएगा, अपने पास कई सरकारों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वो भले किसी भी पार्टी से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दे वर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। चंद्रबाबू नायडू का नाम अक्सर आता है कि उन्होंने डिजिटल ढंग से चलाया, उधर नवीन पटनायक का नाम आता है, उधर बाकी साउथ में भी कहा जाता है कि जो अम्मा की जो थी जयललिता, वो भी काफी एफिशिएंटली चलाती थी। तो एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का पूरा ताना बाना आपके पास है, आपके जितना बड़ा ह्यूज बजट आता है, आपके पास टैक्स मनी आता है, लेकिन जो जो पार्टीबाजी में लग जाता है, सत्ता के माध्यम से अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, उनको पता नहीं होती कि कहाँ से कहाँ पैसा आए। दिल्ली इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। 10 सालों में अगर आप दिल्ली की हालत देखें, जो कांग्रेस के वक्त में शीला दीक्षित से इन्होंने छीन लिया, एक माहौल बना के कि दिल्ली की सरकार निकम्मी है, शीला दीक्षित निकम्मी है, अब तो बच्चों के, और एक सत्ता के आंदोलन की आड़ में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक ताना बाना बुन दिया कि स्कूल खोले जाने चाहिए, मोहल्ला सभाएं करके हम बताएंगे। अब जब सत्ता में आए तो आप ये देखिए ना, उन्होंने बोला था लंदन की सड़कें बना देंगे, लंदन जैसी सड़कें बना देंगे। यमुना को इन्होंने बोला कि हम उसका उद्धार करेंगे, यमुना ठीक नहीं हुई, सड़कों की हालत खराब हो गई। उसके अलावा इन पे आरोप लगे, कौन सा ऐसा महकमा था जिस पे आरोप नहीं लगे? तो ये इनका बैकग्राउंड, इनकी अगर सीवी देखी जाए, इनका रेज्यूमे देखा जाए, तो आप पाएंगे कि इनको सत्ता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सेम माइंडसेट के साथ ही पंजाब में बैठे हैं भगवंत मान, क्योंकि इनको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनको ये भी ना पता हो कि अल्टीमेटली एलोकेशन ऑफ द बजट कैसे होता है और उसको कैसे व्यतीत किया जाता है। एंड उसके अलावा करप्शन इज अ रिकरिंग थीम इन पंजाब। 3.5 सालों में पंजाब में, पंजाब के लोगों से बातचीत जब होती है, मेरे पास रिश्तेदार भी हैं, तो वो बताते हैं कि सत्ता इनके आने के बाद भी कहानी तो वैसे की वैसे है। जो ऑफिस में जाके जिस ढंग से सरकारी कामकाज के मुद्दे हों, सड़कें बननी हो, नालियां साफ होनी हो, कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर्स डिलीवर मतलब एलोकेट किए जाने हो, अल्टीमेटली निकाले जाने उसके बाद एलोकेशन, सब वैसे कि इट्स गवर्नमेंट एज यूजुअल, तो वही माहौल है इनका। तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं इस बात में। अच्छा, एक बात और इसमें, जब ये आए थे तो पंजाब में तो अगले पहले 1.5-2 साल तो पंजाब के भगवंत मान को उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, पंजाब सरकार के रिसोर्सेज को अपनी, क्योंकि दिल्ली में सीएम होने के नाते अरविंद केजरीवाल के पास कोई बंदोबस्त नहीं था सिक्योरिटी का, तो इन्होंने पंजाब की सत्ता का मिसयूज किया, वहां की गाड़ियां, वहां के जेट प्लेन्स और सब इस्तेमाल किए गए। तो पंजाब अपनी गवर्नमेंट पे ध्यान कौन देगा, सत्ता पे, अपनी सरकार पे, अपने लोगों पे ध्यान तो दिया नहीं इन्होंने। And that is why people are bearing the brunt of this. सर, याद कीजिए पंजाब स्टेट का जो अपना जहाज है उसमें सवार होकर केजरीवाल साहब पूरे देश में चक्कर काटते थे और भगवंत मान उनका दुमछल्ला बनकर चलते रहते थे, क्योंकि स्टेट का जहाज है तो भगवंत मान अगर उसमें बैठेंगे तो किसी को भी बिठा सकते हैं, वरना तो अगर ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल उस जहाज को खुद ही उड़ाते रहते यहाँ से वहां, पूरी की पूरी सिक्योरिटी में उनको मिलती थी। और फिर आप याद कीजिए कि पिछले साल जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे सर, तो उस दौरान तो कहा जाता है कि वो वक्त था जबकि साफ सफाई होनी चाहिए थी, उस वक्त जो डैम है उसके दरवाजे खोले जाने चाहिए थे, उसकी बैठकें होनी चाहिए थी, लेकिन उन बैठकों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया भगवंत मान सरकार ने, और बाढ़ के हालात पैदा हो गए क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में लगे हुए थे। याद कीजिए, खुद ही डेरा डालकर भगवंत मान दिल्ली में बैठे हुए थे कपूरथला हाउस में, और नई दिल्ली में कंस्टिट्यूएंसी में कितनी ज्यादा वो कन्वेंसिंग करते थे। तब तो ये भी आरोप लगे कि सारा पैसा यहाँ आ रहा है। तो आप सोचिए कि भगवंत मान ने सीएम रहकर काम क्या किया पंजाब में। अच्छा, इसमें एक बात और भी आती है अंजू जी की, जैसे जब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, क्योंकि इन्होंने पंजाब में 2 इलेक्शन लड़े। पंजाब की डिस्कशन इसलिए भी मायने रखती है कि पंजाब के लोगों को लगा था कि चलो ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अकाली दल, कांग्रेस, इनको हमने देख लिया पिछले 50-60 साल, और इन्होंने वहां जाके बड़ी बड़ी वादे किए। अच्छा, फिर कनाडा से जो सिख कम्युनिटी थी, लंदन में जो यूके में सिख कम्युनिटी थी, इनको भी लगा चलो ये कुछ महानायक बन के घूम रहे हैं, शायद कुछ करें।
तो इन्होंने वहां पे क्या किया कि उन्होंने पहले जब 2017 में चुनाव लड़ा स्टेट असेंबली का, तब बोला कि हम दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसको वादे को भी पूरा नहीं किया। अगर आपको सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल से इतना मोहब्बत है तो आप जब 2022 में आए तो आपने वैसा क्यों नहीं किया? अच्छा, फिर जो कुंवर विजय प्रताप सिंह है, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, उनको रिटायरमेंट बल्कि उनको करवाया गया कि आप पंजाब की अपनी जॉब छोड़िए एंड प्लीज ज्वाइन द पार्टी, हम आपको मतलब ही वाज वेरी फेमस फॉर ड्रग डीलर्स के साथ इस किस्म के कामों को कंट्रोल करने में। तो इन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था इलेक्शंस में कि विजय प्रताप सिंह आते ही यहाँ पे ड्रग माफिया खत्म कर देंगे। ये इलेक्शंस की बात है। अब ये हालात हो चुके हैं 3.5 सालों में, उनको मिनिस्टर तक उनको नहीं बनाया, उनको उनको कंट्रोल दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। एंड अभी उन्होंने डिस्ग्रंटल्ड होकर आई थिंक पिछले महीने आई थिंक उन्होंने पार्टी भी छोड़ी। तो ये इनके प्रॉब्लम्स है। इन्होंने मेरिटोक्रेसी में सिर्फ इन लोगों को आंदोलन के नाम पे वर्ग ला के वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये करके इन्होंने अपनी सिर्फ रोटियां सेकी और उसके अलावा टैलेंट को इन्होंने दिल्ली सरकार में भी मौका नहीं दिया। दिल्ली में भी अब ये उनके 10 सालों का जो लेखा जोखा देखा जाए तो इन्होंने टैलेंटेड एमएलएस को कभी इस्तेमाल मतलब ठीक ढंग से उनका सदुपयोग नहीं किया। जो व्हीलर डीलर्स थे, सत्येंद्र जैन हो गए, उनके माध्यम से, और इन्होंने जो शराब मंत्री से एजुकेशन मिनिस्टर शराब मंत्री वाले काम करने लग गए, गोवा की फंडिंग ऐसे की इन्होंने, तो इन्हें टिकटें बेच के इन्होंने इस प्रकार से इलीगल ढंग से पैसा कमा के ब्लैक मनी की पॉलिटिक्स करके इन्होंने अपने को सत्ता में काबिज करने की कोशिश की। तो जब ये पंजाब में आया तो वो जो टेंडेंसीज थी वो इनकी यहाँ पे दिखी। इनकी एक एमएलए आई थी, एक महिला एमएलए है, उन्होंने भी पिछले 2 महीने पहले पार्टी छोड़ी। उनको भी बड़े शौक से लेके आए थे कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, उनको पार्टी ज्वाइन की गई थी। आई थिंक उनका नाम था अनमोल गगन मान, को भी पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, तो इस किस्म का ही सर इन्होंने तो अपने 2 एमएलए को हाल फिलहाल में गिरफ्तार भी करवाया है, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सर या तो ये ऐसे लोगों को लाते रहे अपनी पार्टी में जिनकी क्रेडेंशियल्स ही चेक नहीं करते थे, बस उनको पार्टी में रख लो और चुनाव लड़वा दो, या तो ये मकसद था और बाद में पोल पट्टी खुल रही है कि वो असलियत में क्या करते रहे, क्या आरोप उन पर रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि जब सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की पंजाब में उसके बाद इन सब लोगों ने इस तरह के अपराध किए। जो भी विश्वसनीय लोग थे इनको इन्होंने इस बात पे बड़ा ध्यान दिया। 2013-14 से आप ले लीजिए, ये उन लोगों की लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी को इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उनको कभी भी सत्ता में स्थान नहीं दिया। तो ये एमएलए कैंडिडेट्स भी कोई ऐसे ब्राइट कैंडिडेट लेके नहीं आते थे जानबूझ के। दिल्ली में आप देख लीजिए, अभी दिल्ली के एमएलए का आप उनका प्रोफाइल चेक करेंगे तो इन्होंने कभी भी नहीं किया, या जिनमें भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल लगता तो उनको साइड पे किया। पंजाब में भी इन्होंने यही किया। पंजाब में इन्होंने इनको सिर्फ जो भी पैसा देके, और उनको लगता था कि ये अपने बलबूते पे जीत सकता है, उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं था। दिल्ली में भी ऐसे किया, यहाँ भी ऐसे किया। दिल्ली में तो बल्कि इन पे आरोप थे क्लियर कट कि इन्होंने पैसे देके टिकटें बेची हैं, टिकटें देके उनको सीटें टिकटें दी हैं उन्होंने पैसों से। तो सेम इन्होंने ऐसे किया। अब ये जो पठान माजरा है, जो ये एक एमएलए जिसको 3 साल बाद, अब 3 साल पहले उन पे रेप का केस था, अब जाकर उसको गिरफ्तार किया। वो गिरफ्तार कब किया गया? जिस दिन उन्होंने बोला भगवंत मान के खिलाफ, अगले दिन उसको वहां पे हरियाणा में जाके पंजाब पुलिस ने उसको वहां पे अरेस्ट किया। तो इनका पूरा वो सिस्टम बना हुआ है। बाकी जो रमन अरोड़ा है एमएलए जलंधर से, उनको भी इन्होंने अभी उन पे एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगा के उन्हीं पे उन्होंने रेड लगवा दी उस पर। तो ये सब इससे ये निकल के आता है कि बेसिकली जो भी डिसेंट है, या तो उसको ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहते तो उसको जाके पकड़ लो, उस बंदे को डिफेम कर दो। अब चंदू माजरा पे भी इसी किस्म का आरोप लगाया इन्होंने। इनकी जो इनकी लॉबी है, इनकी जो कोटरी है, ये बड़ी खतरनाक है इस ढंग से। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब पंजाब में ये आए भी नहीं थे सत्ता में, जब दिल्ली पे फोकस था, तब भी जो पंजाब के अध्यक्ष थे उस पे इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने हमसे पैसे मांगे, यानी कि कैंडिडेट को टिकटों के लिए पैसे मांगे। उस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के और उसको उन्होंने पंजाब में उनको अध्यक्ष के रूप से हटा दिया गया था। ये इनका टिपिकल खेल है। तो अब पठान माजरा पे भी इन्होंने यही बोला। पठान माजरा को बोला कि नहीं, इसने रेप केस के एलिगेशंस थे,
दिल्ली आके इन्होंने पहले कोशिश की कि मुझे बचा दिया जाए, तो आप केजरीवाल तो बचाएंगे नहीं आपको, तो इन्होंने फिर क्या किया, अब इन्होंने उस पे उल्टा उस पे लगा दिया, आप ब्लेम लगा दिया आप। तो दिस इज अ टिपिकल गेम। सर इनका जो इकोसिस्टम है जिसके बारे में स्वाति मालीवाल भी बोलती थी, और उस इकोसिस्टम का जो सरगना कहा जा सकता है विभव कुमार, वो तो पंजाब में ही बैठा है। एग्जैक्टली। पंजाब में सत्ता में अच्छी तरह से फिट कर दिया है केजरीवाल ने उनको, तो फिर तो वो इस तरह से चुन चुन कर जो भी विधायक उनके खिलाफ बोलता होगा उस पे एलिगेशंस लगाते होंगे, रेड पड़वा देते होंगे, गिरफ्तार करवा देते होंगे। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी तो जब ये भगवंत मान के खिलाफ बोलना शुरू किया था कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, और मैंने ये बातें सुनीता केजरीवाल तक पहुंचाई हैं, उसके बाद ही तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल वही हुई है। भगवंत मान तो एक बड़े एवरेज किस्म के व्यक्ति हैं, जो कि मतलब किसी को ब्राइट कई एमएलए इनके पास बैठे, अगर ये चाहते कि किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों में कब सत्ता दी जाए ताकि पंजाब की सेहत को ठीक किया जाए, तो ये ही कुड हैव डन इट, बट नहीं, इनका तो वही है कि बिल्कुल जैसा आपने कहा इकोसिस्टम इनका है ही ऐसा, इनकी मानसिकता ही है। अभी देखिए ना, इनकी मानसिकता इसी बात से झलकती है कि मनीष सिसोदिया ने थोड़े दिन पहले कहा कि बाय एनी मीन्स कुछ भी करना पड़े हम 2027 का इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये उनकी टेंडेंसी है। जो आए थे देश में जन लोकपाल बिल काबिज करने आए, तो उसको जमाने के लिए आए थे कि हम ये हासिल करेंगे, जन लोकपाल बिल देश में लेके आएंगे। वो कहते हैं अब सत्ता काबिज करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार। तो ये इनका मतलब माइंडसेट दिखाता है, ये देखिए। और फिर सर ये बात कोई कैसे भूल सकता है कि जैसे ही सत्ता में आए थे भगवंत मान, और अगले ही दिन वो पीएमओ पहुंच गए थे कि मुझे 50,000 करोड़ का कर्ज दे दिया जाए, क्योंकि बड़ा कर्ज है पंजाब पर, तब भी तो कटोरा लेके पहुंच गए थे। और अब अगर वो 20,000 करोड़ रुपए फ्लड के नाम पर केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहले से ही उनके पास 12,000 करोड़ है। तो ऐसे में उनको सिर्फ और सिर्फ 8 या 9,000 करोड़ ही चाहिए हैं। तो ये गणित तो बैठा सकते थे ना, अगर सही तरीके से ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करते, उनको पता होता कि हाँ पैसा पड़ा हुआ है सरकार के पास। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो पंजाब में अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब। अभी इन्होंने 20,000 करोड़ का मांगा है पैकेज, बट पंजाब जैसा आपने कहा शुरू में, जैसे ही सीएम बने थे पीएम मोदी के पास पहुंच गए, तो पंजाब की हालत तो इन्होंने सुधारने की कोई कोशिश भी नहीं की पिछले 3 सालों में। सर क्या आपको लगता है कि पंजाब में इस वक्त टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश हो रहा है, क्योंकि वहां पर केजरीवाल भी बैठे हुए हैं भगवंत मान के सिर पर, कहने को भले ही भगवंत मान सीएम हो, लेकिन सब जानते हैं कि पहले एक जमाने में राघव चड्ढा सुपर सीएम हुआ करते थे और अब केजरीवाल सुपर सीएम है, उनके साथ सारी की सारी कोटरी वहां पर है, कोई भी काम इंडिपेंडेंटली भगवंत मान तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और ये पिछले 1-1.5 साल से ऐसे चल रहा है। अब ये भगवंत मान की क्या ऐसी वीकनेस है कि वो स्टैंड नहीं ले पा रहे? देखा जाए तो वो चुने हुए सीएम है, वहां पे उनके पास मैंडेट है, वहां पे पंजाब की जनता का मैंडेट है। बट अब पिछले कई बार आपके चैनल के माध्यम से पहले भी इस मुद्दों पे डिस्कशन हुई है और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। तो ये रिकरिंग इशू है इनका, और ये क्वेश्चन अपन आई थिंक डिस्कशन भी हुआ अपने इस मुद्दे पे कि ऐसे क्या प्रॉब्लम है पंजाब में कि भगवंत मान इतना झुकने को तैयार है। जब ये आया, इनको भेजा गया था विभव कुमार को, तब भी मुद्दे उठे थे काफी, पंजाब में काफी सुर्खियों में आया था ये मामले, किस प्रकार से काफी अधिकारियों को इन्होंने हटा दिया। बलतेज पन्नू वाज वन ऑफ देम, जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है केजरीवाल को डिफेंड करने में जुटे हुए हैं, उनका भी उस वक्त डिस्कशन हुई थी। विभव कुमार के अलावा काफी लोगों को उन्होंने भेजा पंजाब दिल्ली से। तो ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों अभी तक ये चुप है इस बात में। और भगवंत मान की चुप्पी पंजाब के लिए तो बड़ी घातक है। और दूसरी तरफ सर जम्मू कश्मीर में भी रायता फैला रही आम आदमी पार्टी, एक ही विधायक है उनका, वो अपनी जबान काबू में रख ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। वो वहां पे जो अभी उसको गिरफ्तार किया गया, महराज मलिक है उस एमएलए का नाम, उनको एक्चुअली जो चार्जेस लगे हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट है। वो सिग्निफिकेंट ये है कि उन्होंने कहा कि ये फाउल किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ये व्यक्ति, एंड बेतुकी ढंग से ये लोगों को, यंगस्टर्स को ये इंसाइट करने की कोशिश करता है सत्ता के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ। तो एक एमएलए जो चुना जाता है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता।
और वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसने शपथ ली होती है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की। तो एमएलए होने के बावजूद भी यदि आप डीएम ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, गालियां देंगे, गाली गलौज देंगे एंड फिर लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, तो इसको 1-1.5 साल इनको टॉलरेट भी किया गया इसमें, क्योंकि उनका पास्ट ऐसे था कि उन्होंने काफी शुरू से इस किस्म की अमर्यादित भाषा एवं इस ढंग के एक्शंस उन्होंने लेने की कोशिश की, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। और संजय सिंह वहां जाकर कितना तमाशा कर रहे थे सर कि मेरे को तो हाउस अरेस्ट कर दिया, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, गेट पर चढ़कर फारूक अब्दुल्ला से बातचीत कर रहे थे। सारी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बातें हो नहीं रही आम आदमी पार्टी की। सही बात है ये। और देखिए ये संजय सिंह उस वक्त जब अन्ना आंदोलन चला था उस वक्त ये पार्टी से जुड़ गए, आंदोलन से जुड़ गए। उसके बाद क्योंकि जिस ढंग से हम इनको जानते हैं, सब अंदर के लोग इनको जानते हैं, तो वैसे इनको तो अपना वो बनाना था, अपनी रोटियां सेकनी थी, राजनीति। एंड संजय सिंह की जो एक खासियत है, आप आम आदमी पार्टी को जो नजदीकी से जानते हैं, उनसे आप यदि कहें कि आप संजय सिंह के बारे में सिर्फ 2 लाइनों में हमें बताइए, तो ये बताएंगे कि उन्होंने सिर्फ 2 काम किए अपनी जिंदगी में। पहले उन्होंने फिल्म सिनेमा के बाहर खड़े होकर टिकटें बेची थी, और पार्टी में आने के बाद उन्होंने एमएलए और जो बाकी जो इलेक्शंस की टिकटें, वो टिकटें बेचने में महारत है, उसके माध्यम से पैसा कमाया। ये ओनली उनकी जो 2 विशेषताएं, वो सिर्फ ये 2 हैं। सर जिस हालात में, जिस तरह से भगवंत मान सरकार चला रहे हैं पंजाब में 2027 में, आपको आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी नजर आती है? पंजाब से इनका भविष्य तो वो तो वॉल पे लिखा जा चुका है, दीवार पे लिखा है कि क्या होने वाला है। पंजाब में ये किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आ सकते, ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा गया है। इसके तो मैं आपको मतलब इसकी ओथ लेके मैं इस बात को क्लेम कर सकता हूँ, इस स्टेटमेंट दे सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने वहां पे जनता के साथ खिलवाड़ किया, मायूस किया, एंड जिन मुद्दों पे आए थे उन मुद्दों पे तो कोई काम हुआ नहीं है। पंजाब में तो प्रॉब्लम्स वैसे, ड्रग्स की प्रॉब्लम, करप्शन की प्रॉब्लम, नशा की प्रॉब्लम, और ये सैंड माइनिंग की जो प्रॉब्लम है, माइनिंग का इशू है, इलीगल माइनिंग, ये सब वैसे के वैसे। एंड पंजाब यूज्ड टू बी रिच स्टेट, लेकिन इन्होंने उसको कोई हीलिंग टच नहीं दिया, आगे रिहेबिलिटेट करने का अच्छा मौका था इनके पास। सर बॉर्डर स्टेट है पंजाब, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल तो माथापच्ची इस बात को लेकर हुई है कि वो 12,000 करोड़ रुपए जो एसडीआरएफ में थे पंजाब सरकार के पास, वो हैं तो कहाँ हैं, और अगर हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। और इस मामले पर भगवंत मान कुछ कह नहीं रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि कैग की रिपोर्ट में जब ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि इतना फंड राज्य सरकार के पास था, तो आखिर वो गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके नाम पर भी अंदर खाने कोई घोटाला हो गया हो? सवाल तो ये भी उठ रहा है। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स संजय जी, जय हिंद।